ऐसे कर दिया, सही है ना। अब 2f की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, म्यू एम जी प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये टर्म तो मेरी कांस्टेंट है, सही है ना। गलत है, कुछ भी हाँ मत बोला करो, उसमें ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तो फोर्स पे डिपेंड करेगा ना, वो थोड़ी कांस्टेंट है। आई अपॉन आर स्क्वायर जो है आपका कांस्टेंट है, बराबर है। ये टर्म कांस्टेंट है देखो, दिस इज कांस्टेंट। तो हम देख सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, जितना फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से एक्सेलरेशन आता रहेगा। जोर से बोलो। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, एफ जो है आपका, अच्छा फ्रिक्शन ही आपका एम ए आ चुका है ना। हमने तो ए निकाल लिया था, ए की वैल्यू म्यू जी थी है ना, अभी देखो ए की वैल्यू कितनी थी, म्यू जी, ये निकाल लिया था ना हमने। तो यहाँ पे ए की वैल्यू म्यू जी अगर डाली तो सब पूरी टर्म ही कांस्टेंट हो जाती है। मतलब फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पर्टिकुलर कांस्टेंट आनी चाहिए। मतलब अनलिमिटेड फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ये जो लिख रहा है ना आपको एग्जैक्ट, ये कांस्टेंट वैल्यू। मान लो इसकी वैल्यू सॉल्व की आपने, डिवाइड बाय 2 भी कर दिया, मान लो 17 आ गया, कितना आ गया, तो इसी फोर्स से होगा, 17 फोर्स से ये काम चलेगा, है ना। 17 से कम लगाए तो, हाँ बोलो बोलो, फ्रिक्शन कम लगेगा, सही स्टैटिक लगेगा, नहीं हो सकता ऐसे। फ्रिक्शन तो काइनेटिक ही लग रहा है ना। अरे वो देखो ध्यान से डायग्राम को, वो पॉइंट हिलने की कोशिश करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा, कंपलसरी काइनेटिक लगेगा, उसमें ऑप्शन नहीं है तेरे पास स्टैटिक लगाने का। कंपलसरी काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक कैसे लग सकता है, स्टैटिक तो बाद में लगेगा प्योर रोलिंग होने के बाद, है कि नहीं। इतना ही फोर्स लगना चाहिए, इसकी वैल्यू बढ़ा नहीं सकते हम लोग, दिस एग्जैक्ट फोर्स शुड मैच। अब मैं इसको मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास एक डिस्क है ऐसे, डिस्क है ना डिस्क, यहाँ एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एफ, यहाँ लग रहा है नीचे 2f। ये सेंटर है, और ये जो दूरी है वो है r/2, सॉरी ये आपका है r/4, और ये भी है r/4। इस तरह का डायग्राम सब लोग बना लो। म्यू है आपका 0.7, 1 से दे रहा हूँ मैं वैल्यूज। मास है डिस्क का 1 kg, और रेडियस है 12 मीटर, ऐसे है। काय काढायचं है यामध्ये, तो यहाँ पे लिखा है कि फ्रिक्शन जो है आपका सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए, फाइंड एफ मैक्स फॉर प्युअर रोलिंग, ये निकालना है। मॅक्सिमम फोर्स तुम्ही हा एफ किती लावू शकता की ह्या डायग्राम मध्ये काय होईल, काय होईल, प्युअर रोलिंग होईल। थोड़ा बरं, वो थ्योरी वाला था, ये तो मैंने वैल्यू देके आपको कर दिया, वही थ्योरी लगेगी वैसे ही प्रकार की। पहले मुझे बताओ, इनिशियली बॉडी अपनी रेस्ट पे है, तो बॉडी कहाँ जाने की कोशिश करेगी इनिशियली से, लेफ्ट में कि राइट में। अरे देखो ना सामने तुम्हारे भाई, इनिशियली जो है बॉडी रेस्ट पे थी, कहाँ जाने की कोशिश करेगी, लेफ्ट में। जैसे ही बॉडी लेफ्ट में खिसकेगी, बॉटम वाला पॉइंट भी लेफ्ट में खिसकेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट में। और ये कौन सा होगा, काइनेटिक डायरेक्ट म्यू एम जी, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7 न्यूटन, है कि नहीं। करो चलो इसके आगे का। और ये फ्रिक्शन कांस्टेंट लगेगा, काइनेटिक कंटिन्यूसली लगेगा, फिर कांस्टेंट लगेगा। इसके बाद क्या होगा देखो, और फ्रिक्शन है तो प्योर रोलिंग करवा रहे हैं हम लोग, है ना, हमने फोर्स वैसा ही निकाला जो प्योर रोलिंग करवा सके। तो अगर कोई चीज लेफ्ट में जा रही है तो उसे कैसे कैसे किस तरह से घूमना चाहिए उसको, प्योर रोलिंग होने के लिए, वो भी आप जानते हो, इसके उल्टा घूमना पड़ेगा ना। जिस तरह से एफ घुमा रहे दोनों, उसके उल्टा घूमना पड़ेगा। उसके उल्टा तो फ्रिक्शन ही घुमा सकता है, और कौन घुमाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसे घूमना पड़ेगा ना यार, अल्फा, ताकि आपका एक्सेलरेशन लेफ्ट में रहे। इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, ये रहा एक्सेलरेशन ए, और ये रहा उसका अल्फा। अल्फा तो ऐसे ही होना पड़ेगा ना। अरे बोलो, करो चलो, एनएलएम की इक्वेशन लिखो ना, क्या इसमें।
मास तो 1 है तो डायरेक्ट ए लिख देता हूँ। एनएलएम इक्वेशन आ गई। टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क किसका जीत रहा है? 7 × 12 म्हणजे 84 फ्रिक्शनचा टॉर्क आहे बघा, माइनस F × 3 2F मतलब 9F है ना, 3F 6F 9F झालं ना टॉर्क, इज इक्वल टू आय अल्फा। आय किती याचा? mr²/2 म्हणजे 1 72। अल्फाला लिहू शकतो मी A/R म्हणजेच A/12 जे 6 से आलंय। यहां से देखो मेरे पास वैल्यू तो आ रही है कुछ तो एक, त्याला सगळ्याला कशाने भाग जाते? 3 जाते बघ। 27 - 3F इज इक्वल टू 2A, ये बचा मेरे पास। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा F का। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? चाललंय कुठं? डावीकडे का उजवीकडे? हं? अरे यार त्याचं ऍक्सेलरेशन कुठे आहे मला सांग? लिनियर ऍक्सेलरेशन डावीकडे येऊ शकते, कुठे येऊ शकते? स्टेप बाय स्टेप विचार करा। लिनियर ऍक्सेलरेशन कंपल्सरी कुठे येणार आहे? लिनियर ऍक्सेलरेशन कंपल्सरी कुठे येणार आहे? लेफ्टला। बॉटम पॉईंटचं ऍक्सेलरेशन कंपल्सरी कुठे येणार आहे? स्टार्टिंगला लेफ्टला। मग त्याला मारण्यासाठी उजवीकडे अल्फा पाहिजे ना, मग अल्फा असाच येईल ना उजवीकडे येण्यासाठी। तू जर अल्फा असा घेतला तर ती कटल का कधी आयुष्यात? काय येणार करायला कटल का ती? अरे तुम्हाला कळत झालं काय बोलायला तुम्ही? पागल बोल झालो काय? ये जो पॉइंट है ए नाम का, इसके पास ये एक्सेलेशन फोकट में आ चुका है ना, ए करके। अल्फा आने से पहले ही आ चुका था ना। अब अल्फा को कैसे आना पड़ेगा? उजवीकडे से यायला पाहिजे ना, मग अल्फा असाच घ्यावा लागेल ना, दुसरा काय ऑप्शन नाही। आणि असं अल्फा आणण्याचं काम कुणाचं? कुणाला कुणाला जोर आला अल्फाला असा आणायचा? कुणाला? फ्रिक्शनला ते आणते बरोबर। अच्छा घ्या, घ्या लवकर। यार पूरा चैप्टर हो गया यार, तुम लोग ऐसी बातें करते हो। ए पॉइंट का एक्सेलेरेशन अगर लेफ्ट में है तो आर अल्फा राइट में ही होना चाहिए, कंपलसरी है। तो अल्फा तो इस तरह से आना पड़ेगा, फिर ऑप्शन क्या है दूसरा? और क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ प्योर रोलिंग के लिए एफ निकालो, तो बॉडी प्योर रोल कर रही है तो अल्फा तो उधर ही होना चाहिए ना। नेट फोर्स कितना है लेफ्ट में? कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन, देखो F - 7 बेसिकली इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन आ गई। टॉर्क का देख लो तुम, फ्रिक्शन का टॉर्क जीत रहा है, ये फोर्स का जीत रहा है, फोर्स का जीत रहा है ना, नहीं फ्रिक्शन का जीत रहा है सॉरी। हाँ फ्रिक्शन का टॉर्क जीत रहा है। अल्फा किस तरह से आया देखो ना। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है? 7 × 12 84 ना। तो फ्रिक्शन का टॉर्क माइनस वो बाकी टॉर्क, इनका टॉर्क ये कितना है देखो, 3 है ना। 3F इसका और इसका 6F, दोनों ऐड होंगे 9F बन जाएगा। दोनों मिलकर अपोज करेंगे उसको। सॉल्व करो उसके बाद दोनों इक्वेशन, एफ आ जाएगा, खत्म खेल। एफ ची व्हॅल्यू किती आली? 1.2 ऍक्सलेशन आलं बघा। एफ ची व्हॅल्यू आली 8.2। ही दोन इक्वेशन सॉल्व करा ना बॉक्स वाली। ए ची व्हॅल्यू 1.2, एफ ची व्हॅल्यू 8.2, हे उत्तर आले आपले असले। नीट कर नाही, काय काढले उत्तर ती? 31 कसं काय आलं ऍक्सेलरेशन? पागल बोल झाला काय? नीट कर ना मग। असं कोणाचं उत्तर आलं सेम एक्झॅक्ट? 3 लोकांचं आले अजून। करा करा पटपट चला। काय 1.4? हा तो कशाला वर केला तू?
चौरासी से 28 देगा, मैं क्या ले लेता, 27 ले लेगा मैं। ओके। हाँ 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 बरोबर, 28 है भाई। 81 के लिए मैं को। यहाँ पे जो है 28 है ऐसे। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पर भी 28 आएगा। और फिर यहाँ पे आएगा 7 बाई 2 1.4। तो ये 8.4 हो जाएगा। 1.4 8.4 ये आंसर से। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में फिर वही करना है अपने को, क्या करना है, क्या करना है बेटा, क्या करना है तुम बताओगे। बस एवढंच काय ते कुठं जाते कसं ठरवणार ते, तेव्हा डिपेंड करतं का फ्रिक्शन कुठं लागतं, त्याच्या उलटा फ्रिक्शन लागेल। सही बोल रहा है। तो जहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा उस दिशा में पूरी बॉडी जाएगी, उसके उल्टा बराबर क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन, और उसका टॉर्क बराबर आ जाएगा ऐसे कि ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, आर अल्फा आ जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 8.4, 4.89। तो यहाँ पे इतना फोर्स चाहिए ये डायग्राम अगर आपको प्योर रोलिंग में सक्सेसफुली करवाना है तो। ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन और देखिए खत्म हो गया, समझ आया सबको कैसे करना है। ये कर भी मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन हुआ था यार क्लास में, हुआ था ना। तो हुआ था अगर, तो मुझे लगता है तुम लोग को आना चाहिए फिर तो। ऐसा हुआ था क्वेश्चन, देखो चेक करो। मतलब दो फोर्स लग रहे हैं कि बॉडी के ऊपर, बीच में लग रहे हैं कहीं तो फ्रिक्शन भी है, ऐसे कुछ हुआ था क्या। मेरे को इतना याद आ रहा है, मैंने बताया था फ्रिक्शन की वैल्यू कहीं भी मानो नेगेटिव आ जाएगा, ये तो मैंने आपकी क्लास में बताया था, पर इस तरह क्वेश्चन हुआ था क्या। हुआ था ना। हुआ था। और कोई डाउट जल्दी से बोलो। और कोई डाउट है क्या, नहीं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाए वापस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहाँ तक आए थे हम लोग। काय कुलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म दिसायला लागला दिया ना, त्याच्या पुढे काय काहीच नाही, त्याच्या पुढे काहीच नाही ना। कुलम्स लॉ के बेसिक बेसिक एप्लीकेशन करते हैं। तो कुलम्स लॉ मैंने आपको दो ही चार्जेस के लिए बताया ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तीन चार्जेस है मान लो, ये है Q1, इसके सामने रखा है Q2, इसके सामने रखा है Q3। ये R1 डिस्टेंस है और ये R2 डिस्टेंस है, इस तरीके से। तो तीनों चार्ज हमने पकड़ रखे हैं हाथ से। तीनों चार्ज हैं क्या है, फिक्स्ड चार्जेस है तीनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं हम लोग। तीनों पकड़ रखे हैं एक तरीके से जो है उनको हेल्ड कर रखा है, हिंज वगैरह लगा के पकड़ रखा है उन लोगों को। तो मुझे बताओ नेट फोर्स ऑन Q1 किसके कारण होगा, Q2 के कारण, Q3 के कारण, कि दोनों के कारण। उसके सामने यही रखा है बस, हाँ देखो, दोनों के कारण होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कूलम्ब फोर्स हमने निकाला था ना, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। मतलब Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से अगर F1 होगा मान लो, F12 बोलता हूं इसको मैं, मान लो अट्रैक्टिव नेचर का है, और Q3 के लगने वजह से लगने वाला मान लो रिपल्सिव नेचर का है, तो इस तरह से लगेगा ना। उसका नाम रखेंगे हम लोग F13। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब F12 की वैल्यू देख निकालते वक्त आप इसको देखोगे बस, Q1 और Q2 को, इसका कोई संबंध नहीं लेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट फोर्स आएगा अपना अपना ही। और Q1 और Q3 का फोर्स भी कैसा आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा। इसमें इसका प्रेजेंस हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। मतलब Coulombian force between two charges is not affected by the presence of other charges, and thereby we will get a net force on this charge। तो ये फोर्स एक लगा एक दूसरा लगा, नेट कोई तो आएगा अभी जो भी आएगा, रहेगी नहीं। अब जरा ध्यान से देखो F12 की वैल्यू क्या लिखोगे, F12 की वैल्यू C Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर, और F13 की C Q1 Q3 अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, समझ में आया। अब थोड़ा वेक्टर फॉर्म में जाते हैं इसको लेके। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है ये, बहुत ही कॉमन, बहुत बार रिपीटेड भी। आजकल तो नहीं आता, पहले बहुत आता था ये। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको जो है इन्होंने ट्रायंगल देंगे। ये रहा ट्रायंगल, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लो, और तीनों चार्जेस को हमने इस तरह से यहाँ पे पकड़ रखा है। ये चार्ज अपने आप रेस्ट पे नहीं है, हमने इनको क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, पकड़ के रखा है तीनों चार्जेस को। और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ ए है, तो किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स बताइए ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेट फोर्स तो जीरो है, तभी तो रुका हुआ है। नेट फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वो हिंज ने पकड़ रखा है, वो सब मिलकर सब जीरो है। अपने को पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ किसी भी एक चार्ज पे, कौन सा फोर्स बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। तो बताओ कैसे निकालेंगे, पहले बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने होंगे इसके ऊपर, जल्दी से बोलो। इस किसी भी एक को पकड़ो, इसको पकड़ लिया, कितने होंगे, एक कौन सा होगा, सब इक्वल चार्जेस हैं तो ये रिपल्सन ऐसे लगेगा एक। इसकी वैल्यू एफ होगी तो इसकी भी वैल्यू एफ ही होगी। कस का, चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इक्विवेलेंट सब सेम है। एंगल कितना है,
60 है ना? तो ये सॉल्व करो, कितना आएगा? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 √3F आ जाएगा, देखो ये। ठीक है ना? F1 F2 F3 1/√3 4, हाँ हाँ रही √3 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा √3F, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है नेट फोर्स कितना हुआ एक इसके ऊपर, नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ नेट तो जीरो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स एक चार्ज के ऊपर √3F, इसके ऊपर कहाँ होगा? इतना ही होगा ना, √3F सिमिलैरिटी है, लेकिन कैसे होगा? ऐसे, मतलब इनका सेंटर मैच करेगा ना तीनों फोर्सेस का, ऐसे, है कि नहीं? और इसके ऊपर ऐसे वर्टिकली अपवर्ड होगा। अरे बोलो, ये फंडा समझ में आया? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ सोचने वाला, लिखो। थ्री फ्री चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू, थ्री फ्री चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, देखो डायग्राम ऐसे, प्लस क्यू, थ्री इक्वल चार्जेस, लिखे ना, थ्री फ्री चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, ये रहा सामने, प्लस क्यू ऐसे लिखना है, आर हेल्ड, आर हेल्ड, आर हेल्ड on vertices of equilateral triangle, on vertices of equilateral triangle of length L, side length L, equilateral triangle of side length L, equilateral triangle of side length L. A point charge is placed at centroid of the triangle. A point charge is placed at centroid of the triangle so that whole system is in equilibrium. So that whole system is in equilibrium. Whole system is in काय इक्विलिब्रियम, इसका अर्थ क्या है? मतलब हिंज बिना लगाए अपने आप सब रेस्ट पे आ गए, बिना हिंज लगाए अपने आप क्या हो गए सब लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, आंसर निकालो। कोई हिंज नहीं है, कुछ नहीं है, सारे फोर्स अपने आप बैलेंस हो गए, पता नहीं कैसे बैलेंस हो गए वो, सुन सोचो। सारा सिस्टम रेस्ट पे, मतलब चारों के चारों चार्ज रेस्ट पे हैं, सबके फोर्स बैलेंस है। तो आपको वो स्मॉल क्यू चार्ज जो है सेंटर पे रखा हुआ, उसकी मैग्नीट्यूड और उसका साइन निकालना, प्लस है कि माइनस है।
निगेटिव चार्ज होना चाहिए ना, इतना समझ में आया सबको? Q/√3 वाला का पक्का? देखो सब जगह क्यू रखे हुए हैं ऐसे, ये पॉजिटिव है सारे। तो हमने अभी देखा था किसी एक के ऊपर, ये क्यू के ऊपर नेट फोर्स कहाँ आ रहा था, ऐसे आ रहा था ना। और √3 F आ रहा था, F की वैल्यू थी CQ² / L²। F मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स ना, हमने अभी किया था जस्ट उसको। यहाँ पे सेंट्रोइड है मान लो। तो ये -Q चार्ज रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे -Q मतलब कुछ वैल्यू मान लेते हैं उसकी। तो किसी एक को रेस्ट पे लाया तो बाकी सब भी आ ही जाएंगे। जो हाथ साइज के साथ होगा वो इसके साथ भी होगा। ये रेस्ट पे आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और समझ गए? तो इसके बारे में सोचते हैं, इनके बीच में जो है ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो इसको कैंसिल करे, जो इस तरीके से लगना चाहिए, F है कि नहीं, इनके बीच में। और ये डिस्टेंस कितना है? L/√3, मैंने बताया था आपको पहले ही। तो CQ/Q/L/√3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी भी दिखाई मैंने, इस F की लिखी है। बराबर है क्या? दैट मस्ट कैंसल आउट दिस √3 CQ² / L²। तो CQ² / L² में से यहाँ पे √3 का तो 3 ऊपर आ जाएगा ना, ये 3CQ/Q ये L² हो जाएगा। √3 CQ² / L²। यहाँ से L² खत्म, C खत्म, Q खत्म, C खत्म, Q खत्म। तो ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 मर जाएगा। तो Q की वैल्यू आ गई Q/√3 मैग्नीट्यूड वाइज, साइन तो आप जानते हो नेगेटिव है। ऐसे आ गया सबका खत्म। अब देखो इस ये करने से क्या हो गया, ये वाला चार्ज क्या पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। मतलब ये भी रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में ऐसा ही फोर्स होगा ना फिर ये भी रेस्ट पे आ जाएगा। तीनों तो आ गए, ये रेस्ट पे होगा क्या बीच वाला? कॉर्नर वाले तीन तो आ गए ना, बीच वाला भी तो होना चाहिए, वो हिलने लग जाएगा तो फोर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे। उसका क्या करें? बीच वाला रहेगा क्या रेस्ट पे? रहेगा। कैसे? इसको देखो ध्यान से, बीच वाले को, ये एफ इस पे पलट के लगेगा ना ऐसे। ये एफ इधर लग रहा है, ये एफ इधर लग रहा है, ये एफ इधर लग रहा है। 120 120 120 360 एंगल है, देखो इक्वल। वेक्टर याद आएगा, सब कट जाएंगे वो। समझ में आ रहा है? वेक्टर में क्वेश्चन होता होगा एक, एन फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल पाई 2 पाई/n असल, वही तो है, एन की वैल्यू 3 है। ये कट जाएगा तो ये भी रेस्ट पे रहा, सब अपने आप रेस्ट पे आ गया, कोई कुछ किधर नहीं जा रहा। सगळे नादी लागलेत बघा। एका स्मॉल क्यू जाणार, तिघ पण नादी लागलेत। लिखो। इसमें कोई डाउट है आप जल्दी से पूछो, क्योंकि इसके अगला क्वेश्चन इससे भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें डाउट है किसी को कोई? ठीक है फिर। हाँ, नहीं है डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सिर्फ डायग्राम दूंगा, आप समझ जाओगे। इस बार स्क्वायर है, स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ L है, और कॉर्नर पे चारों चार्ज रखे हैं +Q वाले। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि सेंटर पे आपको कौन सा चार्ज रखना चाहिए कि क्या हो जाए, सब कुछ अपने आप ही बैलेंस हो जाए। इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन और वैल्यू सब निकालना है। सेंटर पे रखा है स्क्वायर के। ऐसा चार्ज रखो कि सब अपने आप जो है रेस्ट पे आ जाए, कोई हिंज की जरूरत ना पड़े, सबका नेक्स्ट फोर्स 0 हो जाए। चलो करो। ये टफ है थोड़ा, आराम से करना, लंबा है।
कैसे किया देखो, समझ जरा. कोणता काढला? चुकलं. तू ह्याच्यामुळे घेतला, ह्याच्यामुळे घेतला, ही नाही करणार काही. कर नीट. एवढं सोपं नाही ती. किसी भी एक कॉर्नर वाले चार्ज के पकड़ के आप जो है काम कर सकते हो. मैं इसको पकड़ लेता हूँ. फाइव क्यू बाय फोर का. असलं नाही पाहिजे, इतकं सोपं नाही उतरले, अवघड आहे याचं. येतं का तीस? ये आंसर है बेटा, ऐसा वैसा आंसर नहीं इसका. झालं का? म्हणजे वन बाय सॉरी, मग नाही चुकलं ना तुझं उत्तर, बघ नीट. नाही नाही ते वेगळे येतं का ते. माझं चुकलं असू शकतं, मला बघू दे नीट व्यवस्थित. ते बरोबर आहे ते. अर्धा असेल कारण काय नाही. कुठं? इथे. इथे ना. एफ बाय टू पण आहे, रूट टू एफ पण आहे, दोन्ही मिळून आहेत. हे ह्याचा रिझल्ट नाही. या दोघांचा रिझल्ट रूट टू एफ प्लस एक एफ बाय टू, दोनों ऐड हो जाएंगे टोटल. असं है ये सही है. कितने लोग आए बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बट पहली गो में कितने लोग का आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में. ये तो वेक्टर का काम है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चालू ही नहीं हुआ अभी तक. टाइम पास वेक्टर है बस ये. मैग्नीट्यूड निकालन, ये निकालन, फोर्स ऐड कर. 1/4 प्लस 1/√2 ब्रॅकेट मध्ये येते. कॅपिटल क्यू मल्टीप्लाय बाय दिस ब्रॅकेट, दॅट शुड बी द मॅग्निट्यूड. अवघड हो एवढेच. ये क्वेश्चन में अगर आप इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा रे बेटा. इसके बाद में हेक्सागोन देने वाला हूँ, टेट्राहेड्रॉन देने वाला हूँ, मर जाओगे तुम लोग उसमें तो. पुन्हा झालंय का एवढं? येणंच झालंय. एक्झॅक्टली असं आलं. खरं सांग. हम्म. और किसी का आया क्या? तेज झालं ना फिरून. चलिए इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ. फिर से एक बार एकदम स्क्रैच से, जीरो से चालू करते हैं इसको. पहले डिस्टेंस के बारे में सब लोग जान लो. ये येलो वाला डिस्टेंस कितना है सब लोग बताओ. √2 L है ये. और ये कितना है यहां से यहां तक? L/√2, ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है. अब यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे जो है अपने पास एक क्यू चार्ज है. इसके ऊपर फोर्सेस कैसे लगेंगे सब लोग ध्यान से देखो.
एक तो इसकी वजह से लगेगा नीचे। उसको मैं एफ बोलता हूँ, मतलब एफ की वैल्यू कितनी है, सी क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। समझ गया ना। और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, सी क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। बट ये जो लगेगा रिजल्टेंट नहीं है, ये तीसरा इसकी वजह से लग रहा है ये। इसका डिस्टेंस √2l हो गया, तो फोर्स F/2 हो गया, तो इसलिए F/2 लिखा था यहाँ पे। समझ गए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, √2f, वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो नेट फोर्स आ जाएगा F/2, तो ऑलरेडी था और रिजल्टेंट चढ़ गया इसके ऊपर, तो √2f। समझ गए। एफ कॉमन निकाल लो, मतलब सी क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एफ था ना, वो कॉमन निकालो, बचेगा तुम्हारे पास क्या, 1/2 प्लस √2। ये नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में। समझ गए। दैट मस्ट बैलेंस विथ कौन सा वाला, ये वाला फोर्स ना। और ये वाला फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, सी, यहाँ पे यहाँ कौन था, स्मॉल क्यू ना, सी क्यू क्यू बाय इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है, L/√2 ना, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर ऐसे। बस इक्वेट कर दो इसको, खत्म है सर। ये नेट फोर्स है और ये इसको इक्वेट करना है ना, आंसर आ जाएगा अपने आप। वही तो क्या है, 2 लाइन का आंसर था। आप तो कर लो खुद से। तो आंसर है कि सेंटर पे रखने वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने आपको लिखा के दे दिया, जो था 1/4 प्लस 1/√2 इंटू क्यू। और वो निगेटिव होना चाहिए, मतलब अपोजिट नेचर का होना चाहिए। अगर कॉर्नर वाले पॉजिटिव है तो सेंटर वाला नेगेटिव, कॉर्नर वाला नेगेटिव है तो सेंटर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तब पूरा सिस्टम अपने आप रेस्ट पे आ जाएगा। चारों को एक कॉर्नर रेस्ट पे, मतलब चारों कॉर्नर रेस्ट पे। और क्योंकि ये स्मॉल क्यू सेंटर पे रखा है, तो चारों का इफेक्ट उस पर कैंसिल हो जाएगा, वो भी अपने आप रेस्ट पे आ जाएगा। सब कुछ रेस्ट पे आ गया, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। एवरी वंस फोर्स इज बैलेंस्ड। किसी कुछ पूछना है क्या, कैसे आया, क्यों आया, जल्दी बोलो। अब इस क्वेश्चन में मैं दूंगा नहीं अगला, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं अभी। हेक्सागोन अगर दे दिया मैंने, तो कैसे करोगे बताओ, प्रोसीजर क्या रहेगा। हेक्सागोन दे दिया, सेंटर पे रख दिया चार्ज, सेंटर पे एक स्मॉल क्यू रखना है ताकि सब रेस्ट पे आ जाए, कैसे करोगे। हेक्सागोन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले एक कॉर्नर पकड़ना पड़ेगा। उस कॉर्नर पे कितने फोर्स लगेंगे, 5 की 6। मतलब पकड़ून, हाँ, सहा लगना ना। फिर वही प्रोसीजर होगा, बस ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी हेक्सागोन की ज्योमेट्री, जो सिर्फ ये एडवांस में आएगा टाइम खाने के लिए, वो भी आपका कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं है इसमें। तो लेवल बढ़ते जाएंगे इस तरह से, बट करना क्या समझ में आया, किसी एक कॉर्नर को पकड़ो, उसके लिए इक्विलिब्रियम सॉल्व करो, है कि नहीं। वो कॉर्नर, अगर एक कॉर्नर आपका रेस्ट पे आ गया तो बाकी कॉर्नर पे आ जाएंगे, और बीच वाला तो अपने आप रेस्ट पे होता ही है, क्योंकि बीच वाला मतलब वहां पे नेट इफेक्ट जीरो होने वाला है सबका, तो वो तो अपने आप ही रेस्ट पे आता है स्मॉल क्यू। अरे बोलो ना। ठीक है। अब जो मैंने आपको सिमेट्री वाला अभी बातों बातों में बताया कि बीच वाले का इफेक्ट कैंसिल होता है, उसके ऊपर आधारित आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ओरली आंसर करना है, देखते हैं कौन करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ एल, ठीक है, कॉर्नर पे रखें चार्जेस, ध्यान से देखना चार्जेस को। सेंटर पे रखा है स्मॉल क्यू, ये अपने आप रेस्ट पे नहीं है, इनको सबको पकड़ रखा है हमने। ऐसे तो अपने आप रेस्ट पे आता नहीं ना, हमने देखा था कैसे आता है। अरे बोलो। सबको पकड़ रखा है, मेरा इंटरेस्ट बस ये है कि आई वांट टू नो कि व्हाट इज फोर्स बिटवीन, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू चार्ज, इस पे फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में। टोटल फोर्स निकालना है स्मॉल क्यू पे, और डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। चलो बताओ। ओरल है, कौन बताएगा। नीट बघा, एल दिले तिथे आर कुठं आलं व्यवस्थित। तुम हंसोगे बाद में, इतना आसान था ऐसे करके। क्या क्यों। अरे, सांग सांग पुढे, बरोबर आहे. किती आहे ती. काहीतरी असते नाही, आता सांगितलं की, आता कळलं, क्वेश्चन आताच केला तरी बी असते. काय 3 क्यू स्क्वायर, इसके ऊपर पूछ रहा हूँ भाई। ये आंसर है देखो, 3 C Q Q पाई L स्क्वायर. असते असं. देखो अब कैसे. पहली बात तो, इस क्यू को स्प्लिट कर दो, इकडे एक इकडे एक, असं विचार करा तुम्ही. तो इनका इफेक्ट जीरो हो गया सेंटर पे, वेक्टर लिकट गए ना, बचा बस इसका, वही नेट फोर्स कहलाएगा। समझ में आया कि आप कुछ नहीं करना है, इसके और इसके बीच में फोर्स निकालना है, क्या टाइम पास है, ये डिस्टेंस कितना है, L/√3, क्या है ये, √3 स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा ना, तो 3 बन गया, C Q Q बाय L स्क्वायर, चलो खत्म।
जिंदा हो सब लोग? ये कुछ पूछना है इसमें? समझ गए ना? थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ इसमें, 2Q। अब बोलो। कुछ नहीं करना है बेटा, इसको क्या करो, इसको 2Q करो, एक -Q कर दो ऐसे, तो एक अकेला -Q बच जाएगा, उसका निकालो, यही है फिर से, डायरेक्शन चेंज होगी बस। समझ रहे हो कि क्या कर रहा हूँ मैं? सिमेट्री बनाओ ना, सिमेट्री बनाने से वो सिमेट्री वाले डायग्राम का इफेक्ट खत्म हो जाता है, और सिमेट्री बनाने के लिए जो एडजस्टमेंट किया उससे आंसर निकाल लो। अब इसके ऊपर एक और देता हूँ, जब शेप असल का है, ठीक है, वो नहीं, पेंटागन सिमेट्रिक असते का? असते असते, त्याला सर्कल मध्ये घेता येते का बघू ना आपण, थांबा मग कळेल। पेंटागन को सर्कल में अगर ले पाए हम लोग तो सिमेट्रिक है। थोड़ा थोड़ा यार बघा, असते बघा ही, है कि नहीं? इसका एंगल कितना आएगा? 72 72 72 बघा, 360 भागिले 5 करा ना, 72 डिग्री होते। एनीवेज मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके सेंटर पे हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, और कॉर्नर पे चार्जेस को सब लोग ध्यान से देखिएगा। नेट फोर्स बताओ सेंटर वाले पे, 0। अब 0 है ना? अब मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, इसको 2Q ले लिया, अब बताओ क्या करोगे? इस क्यू को सेपरेट करो एक को, तो इस इन दोनों का बचा बस, कैसे निकालोगे? कैसा काटना डिस्टेंस? ज्योमेट्री है। हाँ, कैसे ज्योमेट्री है? इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहेत ना, तो क्या पुढे बोल, काय तरी फक्त इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे फक्त, झालं एवढंच। तो वो डिस्टेंस एल ही आता है, इक्विलॅटरल ट्रायंगल बनेगा ना ऐसे, ये एल ही हो जाएगा ना, तो अ, कौन है ये जास्त कौन बोला थे? CQ² / L² ना, यही आंसर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको, ये एल साइड है, थोड़ा सा मॉडिफाई और कर देता हूँ, अब आप करना दिमाग लगा के, इधर 3Q कर दिया, आप बोलो। इफेक्ट इतना ही पड़ेगा, इसमें से कितना बच रहा है? अब इसमें से कितना बच रहा है? 2Q ना, तो 2CQ/L², अरे डिस्टेंस तो एलियन बेटा, और इसमें से कितना बच रहा है? CQ/L², एंगल कितना है? 72। चलो, एंगल 72 ही है ना बेटा, अलग है कुछ देखो, एंगल कितना है देखो, 60 एंगल है यार, 72 कहां से आ रहा है? ये दिखना है ये एंगल तुमको, 72 में लगे हो माने लगे, ये एंगल 60 है ना, हो गया क्या है? दोनों वेक्टर का एडिशन नहीं कर सकते क्या 60 डिग्री पे? हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, हेक्सागोन में बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ यार, गलती हो गई। ये पेंटागन में नहीं बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहली बात तो, रुको रुको रुको, पहली बात तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ये जो है ना आपका, ये एल होगा तो ये ए निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालोगे बताओ? 72 में ये तो लगना पड़ेगा, देखो ये एंगल तो 72 है, ये वाला पेंटागन है ना, भूल गया मैं, पेंटागन है, तो ये सेंटर वाला 72 होगा ना, सब इक्वल एंगल से वो 6 प्रकार के, 5 प्रकार के, सॉरी, 72 × 5 360 आ जाएगा देखो, तो ये 72 आ गया। उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये वाली लेंथ कितनी है अपनी? एल है ना, और ये एक एंगल पता है, तो ये ए निकालना पड़ेगा। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, साइन रूल कोसाइन रूल ऑटो देगा, वहां से निकलेगा ये। और उसमें भी sin 72 cos 72 की वैल्यूज आपको टेबल से निकालनी पड़ेंगी। तो अपने को यहाँ पे ज्योमेट्री में नहीं जाना है, ज्योमेट्री पॉसिबल होगी सॉल्व करने लायक तो एग्जाम में आएगी, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको कैसे किया हमने? इफेक्ट सिमेट्री के कैसे कैंसिल कर रहे हो, और बचे हुए का आप लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, है कि नहीं? तो हेक्सागोन अगर इसमें होगा ना तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, हेक्सागोन के एंगल हमें पता रहते हैं। हेक्सागोन आएगा इज्जत, इज्जत तो नहीं। हेक्सागोन एक लाता हूँ, बेंझिन असते हेक्सागोन काय असते? बेंझिन असते ना, हे पहिलं असं ना, अरे बेंझिन असं असतं ना, पुन्हा असं, पुन्हा असं, समजा ये हेक्सागोन है, समझा बरं का? यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, और सेंटर पे हमने -स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, और एजेस पे सारे क्यू क्यू रखे हैं, देखो, क्यू 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 क्यू, तो सेंटर वाले पे नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। अब बात करते हैं आगे की, और इसमें क्या अच्छा है बात है, क्या नाम है इसका, हेक्सागोन में ये एल है, तो ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे व्हाइट वाले? एल होंगे, है ना, सभी किलोमीटर ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो 60 60 एंगल बन रहे हैं। अब जो है आप अच्छे से आंसर करना, मैं 2 3 चीजें इसमें डाल देता हूँ, तो इसको जो है आप ले लो, ये 2Q कर दो, ये 2Q कर दो, ये थ्री हेलो। क्यू कर दो, और ये 2Q कर दो, अब बताओ आंसर, आराम सोचो।
नेट फोर्स सी पे निकालना है, उसका आंसर है सी क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू सम क्वांटिटी एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। वो क्वांटिटी क्या आएगी, चलो निकालो। 2 मिनट का काम है, जल्दी निकालो। कौन किसको काट रहा है, दिमाग लगाओ जरा। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सिमेट्री के अलावा समोर समोर कापा लागले बघा ना डायरेक्टच, तो काही एकमेकाला मारायला लागले डायरेक्ट विषय क्लोज. फक्त या दोघांचा विचार केला तर कॅन्सल झाले नाही, ह्याच्यामधलं हे कॅन्सल झालं आणि हे कॅन्सल झालं बघा. ह्याच्यामधलं हे कॅन्सल झाली तर टू राहिलं, म्हणजे शेवटी काय राहिले माहिती का, फक्त सी सेंटर राहिला, इथे एक क्यू राहिलाय आणि इथे एक टू क्यू राहिलाय, एवढंच राहिले. बाकी सगळ्यांनी मारून टाकले मला. इसका निकालो रिजल्टेंट. इसका रिजल्टेंट कितना आएगा ऐसे, सी क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर आएगा ना, और इसका इधर कितना आएगा, टू सी क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर. इनके बीच में एंगल होगा 60 डिग्री, वो तो दिख रहा है अभी. हो गया. उसके बाद वेक्टर लॉ लगा के आंसर आ जाएगा. निकालो एक, चलो सॉल्व करो. वेक्टर लॉ लगाओ, मुझे आंसर चाहिए फाइनल. ये जो क्वांटिटी है सी क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, उसको कुछ नाम रख दो ना, उसको एफ बोल दो. तो ये नीचे वाला एफ हो जाएगा, वो टू एफ हो जाएगा, तो वहां से एफ निकाल के साइड में बताओ मुझे आंसर क्या आता है. एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट, पक्का. देखो वेक्टर है भैया, वेक्टर. मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ. सब आने दो ना, मैं थोड़ी सॉल्व कर रहा हूँ. रूट 7 किती लोकांचा आलाय हात वर करा. ठीक है लिखो सबका आगे. अब डायग्राम कैसी भी आए, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया. इफ इट इज पॉसिबल अप्लाई द सिमेट्री एंड कैंसल द सिमेट्रिक फोर्सेस, देन सॉल्व विद द रिमेनिंग फोर्सेस, दैट्स इट. डायग्राम दिखने में बड़ी दिखेगी, बट सिमेट्री के बाद दो तीन ही वो आपको जो पेयर दिखेंगे, उनका फोर्स निकाल के नेट फोर्स का आंसर आ जाएगा. क्योंकि हमने देखा है सारे फोर्सेस इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट फोर्स लगाने से अगर कट रहे हैं एक दूसरे के साथ तो काट डालो, बचे हुए को रिजल्टेंट के रूप में प्रस्तुत करो. हो गया क्या. हेक्सागोन में ये अच्छी बात है कि एंगल 60 मिलते सारे, और लेंथ भी सारी एल मिलती है, तो हेक्सागोन इज फैमिलियर ज्योमेट्री, ये एग्जाम में आ सकता है. पेंटागन में 72 डिग्री एंगल आएगा तो क्या करेंगे उसका, साइन 72 कॉस 72 कुछ पता ही नहीं होता. इसलिए हेक्सागोन पे ध्यान रखा करो, हेक्सागोन के ये सारे डिस्टेंस एल होते हैं, और ये एंगल्स भी कितने होते हैं सारे, कितने होते हैं ये 60 60 60 होते हैं सारे. ठीक है. हेक्सागोन हो गया. अब क्या, हाँ, अब कोलिनियर चार्जेस की बात करता हूँ मैं. कोलिनियर चार्जेस में भी इंटरेस्टिंग फेनोमेना होती है. मतलब एक लाइन पहले ले लेंगे, जो करना है हमें इस लाइन के ऊपर ही करना है. तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे एक चार्ज रखा Q1, ये प्लस था, और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q2, ये भी प्लस था. समझ में आया सबको. अब आप लोग मुझे बताओगे कि तीसरा चार्ज मेरे को रखना है, और एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पे, ये दोनों चार्जेस ऑलरेडी फिक्स्ड हैं. ये चार्जेस क्या है, मतलब इनको पकड़ रखा है हमने. इसका नेट फोर्स जीरो ना हो, कुछ भी हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, बट हिंज की वजह से तो वो हिल नहीं पाएंगे. दे आर ऑलरेडी कैसे चार्जेस, फिक्स चार्जेस, उनको पकड़ रखा है हमने. अब तीसरा चार्ज हमें लाना है बाहर से, स्मॉल क्यू नाम का, और वो फ्री चार्ज है. वो कैसा चार्ज है, तो उसको हम कहाँ रखे ताकि वो ना हिले, क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं हिलने वाले, ये तो पकड़े हुए हैं. इसको हमें ऐसी जगह रखना है कि वो वहां से नहीं हिलना चाहिए, मतलब दोनों के फोर्स के इफेक्ट क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए. समझ में आया क्या. तो आप मुझे बताओ इस डायग्राम में इसको कहाँ रखना चाहिए. दो ऑप्शन है आपके पास, तीन ऑप्शन है. दोघांच्या मध्ये Q1 च्या डावीकडे, Q2 च्या डावीकडे, कुठे ठेवलं पाहिजे ह्याला स्मॉल क्यूला, लाईन वर ना डॉट डॉट वाल्या, इकडे इकडे ठेवू शकत नाही का, काय चान्स, चान्स आहे. कसं, चलो अच्छा मैंने आपको साइन नहीं दिया, मान लो ये पॉजिटिव ही लेना है कंपलसरी, आप बताओ. ना 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 ना, ये दोनों पॉझिटिव्ह दिलेत ना ऑलरेडी मी. आप इस डायग्राम बताओ. आप बताओ, ये डायग्राम सगळं पॉझिटिव्ह आहे, सगळं पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह विषयच नाही. कुठे ठेवू शकतो, मध्ये का बाहेर का इकडे तिकडे असेल, का तिन्हीकडे. इथे तर ठेवू शकतो, सगळं दिसला असेल ना. इथे दोघं एकमेकाला ते कॅन्सल करून टाकतील. इकडे ठेवू शकतो का, काय प्रॉब्लेम आहे इकडे ठेवायला. हाँ, दोनों रिपल्सिव है ना, तो इधर रेस्ट पे नहीं रह सकता. इधर भी दोनों क्या आ जाएंगे, रिपल्सिव. अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, यहाँ माइनस क्यू है, आप बोलो. 53.
मध्येच ठेवा लागेल, बरोबर आहे. मध्ये ठेवल्यास दोघं अट्रॅक्ट करतील, कॅन्सल होईल. इथे ठेवल्यास दोघं अट्रॅक्ट करतील, पण दोघं उजवीकडे अट्रॅक्ट करतील. आणि तिकडे ठेवल्यास दोघं डावीकडे अट्रैक्ट करतील. तो मतलब पॉइंट बेस्ट है। अरे समझ में आ रहा है कुछ? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, पहले डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बनाओ, नीचे क्वेश्चन लिखो। कर दो सॉल्व तुम्हें। वेयर शुड वी प्लेस अ पॉइंट चार्ज क्यू सो दैट इट विल रिमेन स्टेशनरी। तो थियोरेटिकली हमें पता है कि इस व्हाइट वाली लाइन के ऊपर ही रखना पड़ेगा। कहाँ रखा है, एकदम मिड पॉइंट पे लेफ्ट पे, तो आप उसको एक्स मान लो, एक्स दूरी पे रखा है मान लो किसी चार्ज से। दूसरा हो जाएगा फिर आर माइनस एक्स। उसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है, फोर्स बैलेंस करने। चलो निकालो आंसर। गिवन डेटा में Q1 Q2 और R है, तो आंसर में वही आएगा। R आपका Q1 और Q2 के किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड होगा। मान लो ना कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? अपने आप एक्स की वैल्यू से आ जाएगा वो। अलग उत्तर। वैल्यू तो निकालनी है, उसका क्या दिक्कत है? मैंने बोल दिया कि यहाँ से एक्स दूरी पे है, मान लो ऐसे एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। तो क्या लगाओगे, C Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर C Q2 Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना? तो सी क्यू खलास हो जाएगा। Q1 √Q1 बाय एक्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा √Q2 अपॉन R माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है बस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स आ जाएगा। हाँ, क्वाड्रेटिक क्या लगले? इसका स्क्वायर है। मैंने तो इधर रूट कर दिया ना मैंने। फिर भी क्वाड्रेटिक देगा? आई डोंट थिंक क्वाड्रेटिक आएगा। कहाँ क्वाड्रेटिक आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हो। हो गया आंसर, और क्या? ब्रैकेट इधर ले जाओ, खत्म। क्या क्वाड्रेटिक? उस ब्रैकेट को उठा के नीचे ले जाओ ना। R√Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2, एक्स आ गया, खत्म। क्वाड्रेटिक में क्यों जा रहे हो फालतू में? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स को सेपरेट किया, डिवाइड कर दिया ब्रैकेट को, खत्म, एक्स आ गया सेपरेट। आ गया आंसर। R√Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2, ये एक्स का आंसर है। अब एक्स छोटा होगा बड़ा होगा, वैल्यू आके समझ में आ जाएगा। Q1 Q2 की क्या वैल्यू होगी, उसके हिसाब से एक्स अपने आप आ जाएगा। हमने फंक्शन बना के रख दिया है। एक्स कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड R। ठीक है, समझ में आया सबको क्या किया? अब जरा सोचो कि
ये जो पॉइंट हमने ढूंढा है, वहां पे प्लस चार्ज रखने से आंसर जीरो आ रहा है नेट फोर्स का, कि माइनस चार्ज, या कुछ भी रखो। ये चार्ज कौन सा है, स्मॉल क्यू ग्रीन कलर का, मैंने साइन तो लिखा ही नहीं था। तो चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों फोर्स कटने वाले हैं। प्लस होगा तो दोनों फोर्स अट्रैक्टिव लगेंगे, सॉरी रिपल्सिव लगेंगे, और निगेटिव होगा दोनों अट्रैक्टिव लगेंगे, बट कटने तो वाले ही है ना। तो ये चार्ज का नेचर मैटर नहीं करता, ये चार्ज का नेचर मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर करती है। उस जगह पे बराबर जगह पे रखोगे, इस जगह पे, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका चार्ज रेस्ट पे रहेगा। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट इज दैट पॉइंट इन द स्पेस वेयर एनी चार्ज इफ केप्ट इट एक्सपीरियंसेस नन फोर्स, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, अपने आप बैलेंस हो जाता है। इसलिए ये जो पॉइंट हमने ढूंढा है, इसका नाम क्या है? नल पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से डायरेक्ट पूछते हैं, फाइंड नल पॉइंट, तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए काय उड़का चिन्ह को। सीधा बोल देंगे फाइंड नल पॉइंट, ये स्मॉल क्यू वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। नल पॉइंट मतलब उस पर कोई भी चार्ज रखा तो आंसर क्या आना चाहिए नेट फोर्स का? जीरो। दैट इज द मीनिंग ऑफ नल पॉइंट। लिखो। सबको नल पॉइंट का मतलब क्लियर है क्या? नल पॉइंट पे कोई भी चार्ज रखो, प्लस माइनस कितने मैग्नीट्यूड का, उस पे नेट फोर्स क्या आना चाहिए? जीरो। अरे बोलो। मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, देखो ध्यान से, कितनी अच्छी बात है। उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो, 4 कूलम हो, 15 कूलम हो, -15 माइक्रो कूलम हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्यू क्यू कट हो रहा है, स्मॉल क्यू क्यू, तो उसकी जगह एक्स डालो, 15 डालो, 20 डालो, क्या फर्क पड़ता है, कट ही होने वाला है वो। तो व्हाट मैटर्स इज नेचर ऑफ चार्ज डज नॉट मैटर, वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज एक्स, मतलब लोकेशन, वो जगह मिलनी चाहिए बस अच्छी वाली, वहां कुछ भी रखो काम हो जाएगा, जगह ऐसी होनी चाहिए। समझ में आया क्या? अब आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाने वाला। ये है नंबर लाइन। क्या ये? नंबर लाइन। यहां चार्ज रखा है आपके पास 9 कूलम का। कितने का रखा है? 9 कूलम का। और यहां चार्ज रखा है आपके पास -4 कूलम का। सब लोग ध्यान से सुनना। इसके कोऑर्डिनेट है, मतलब कोऑर्डिनेट तो आप जानने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको बता देता हूँ मैं। ये डिस्टेंस जो है आपका, इसकी एक्स वैल्यू दे देता हूँ मैं आपको, डिस्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। -4 + 20। फाइंड नल पॉइंट। करा। फाइंड नल पॉइंट। ओरिजिन फक्त रेफरन्सला दिले, ओरिजिन म्हणजे मिड पॉइंट नाही आहे। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 24। ठीक है। फाइंड नल पॉइंट। पहला मुद्दा तो, नल पॉइंट तो बाद में ढूंढेंगे, पहला मुद्दा ये है कि नल पॉइंट किस जगह पे होगा, दोघांच्या मध्यभागी, 9च्या माग का 4च्या पुढं? विचार करा। हा? चार्ज मी तुम्हाला आता सांगितलं, नल पॉइंट डजंट मैटर। नल पॉइंट पे आप निगेटिव चार्ज रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, कितने मैग्नीट्यूड कुछ मैटर नहीं करता, उसका फोर्स जीरो आ जाता है, नेट फोर्स। तो नल पॉइंट मतलब कुछ भी रखो वहां पे जीरो आंसर आना चाहिए। लोकेशन बताओ, एरिया बताओ, पहले कौन से एरिया में ढूंढना है, ढूंढने के बाद में। सबको इतना क्लियरिटी आ गई होगी कि बीच में रखने से काम नहीं चलेगा। बीच में रख के देखो ना, एक केस लिखो पॉजिटिव वाला, एक केस लिखो निगेटिव वाला, दोनों काम नहीं चलेगा, मतलब काम नहीं चलेगा बेसिकली। तो कहाँ रखना चाहिए? इथं ठेवलं पाहिजे का? सांगा ना व्यवस्थित काय. हम्म. मध्ये सोडून कुठं पण चालतंय का, दोन्हीकडे चालतंय का? लय मारलं पाहिजे पकडून खरंच. टॉर्चर केलं पाहिजे. तो इसका आंसर है, दोन्हीकडे चालतंय. इसका आंसर है कंपलसरी इसी रीजन में, दूसरीकडे नहीं चालत, इथे हुडकावं लागेल त्याला. उसका कारण देखो, बीच वाला तो मैं बताऊंगा नहीं, बीच वाला तो आपको बीच में तो नहीं रख सकते, इसमें तो कोई फालतू बात होनी नहीं चाहिए. मुद्दा है इधर क्यों नहीं रख सकते. मान लो इधर क्यों रख दिया ऐसे. तो ये तो ये बड़ा चार्ज है, ऊपर से डिस्टेंस कम, वहां बहन फोर्स लगाई गई. और वो वाला एक तो दूर है, ऊपर से छोटा भी है, कैसे बैलेंस होगा फोर्स? अरे यार, एक तो वो दूर है ना 4 कूलम, उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा है, वो बैलेंस करेगा कभी इसको, ये कितना बड़ा हो जाएगा ये फोर्स. इस रीजन में पॉसिबल नहीं है. इस रीजन में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इस रीजन में जो भी पॉइंट होगा वो 4 के पास होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, मतलब फोर्स मैनेजेबल आ जाएगा जो इसको उड़ा सकता है.
कैच करने वाले डोके चला। तो इधर क्यों नहीं रख सकते, समझ में आया सबको? इधर 9 कूलम पास में है और ऑलरेडी वो पड़ा है, तो इसका लगने वाला फोर्स कभी 4 कूलम उसको हरा ही नहीं पाएगा। उसके पास दो डिसएडवांटेज है, तो दूर है बेचारा, छोटा भी है, कैसे हराएगा इस फोर्स को? है ना? यहाँ छोटा फोर्स कौन है? 4 कूलम। तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहिए जिसमें डिस्टेंस छोटा हो, ताकि 4 कूलम कुछ तो कर पाए सिग्निफिकेंट, सपोर्ट करना है 4 कूलम को। तो ऐसा पॉइंट ढूंढो 4 कूलम के पास हो, मतलब इस एरिया में। तो पॉइंट विल लाई समवेयर अराउंड राइट साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज। याद रखना है, स्मॉलर चार्ज ऑलरेडी स्मॉलर है, उसका डिस्टेंस छोटा करोगे तब जाके दूसरे वाले का फोर्स को काट पाएगा। तो हमेशा पॉइंट कहां मिलता है, किसके पास? स्मॉलर चार्ज के पास, क्योंकि पॉइंट जिसके पास होता है उसके उसका जो है डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स बढ़ जाता है कि नहीं? और उसका मैग्नीट्यूड छोटा अगर है तो दोनों मिलकर बैलेंस करके फिर दूसरे वाले को हरा सकते हैं। तो ऑलवेज याद रखना, इस तरह के केसेस में स्मॉलर चार्ज के आसपास ही आपको नल पॉइंट मिलेगा। क्लियर है सबको? आप ढूंढो कहा, बोलो ना यहाँ पे लेटेस्ट से कि यहाँ क्यू चार्ज रखा है, ये डिस्टेंस मान लो कि एक्स है, तो आगे बोलो कुछ तो। वो क्यू चार्ज का साइन कुछ भी ले लो, या पॉजिटिव ले लो निगेटिव ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नल पॉइंट है, नल पॉइंट में क्यू का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, बिना क्यू के आंसर आना चाहिए। आ सकता है 9/x² के लिए तू नहीं पढ़ा, तू 9 से जवळ ठेवलं वाटतं। अच्छा मधी मानलंय का? हा मग ती एक्स क्रॉस करून पलीकडे गेला का त्याच्या? नाही पण किती आलं एक्स उत्तर तुझं? हा पण वाय किती आलं, 14.4 ना? मग ती मध्ये आलं ना त्याच्या, येड लागलं काय? म- मध्ये कसं येऊ शकतंय? मध्ये कसं येऊ शकेल? मध्ये असलं तर विचार कर बरं, मध्ये एक प्लस क्यू चार्ज ठेव, दोघं त्याला अटॅक करते रिपेल करते, बघ बरं. तुला कळालंच नाही, इकडे सांगतो. तू जर मध्ये एक चार्ज मानला, समजा मध्ये तू मानला इथे ठेवला क्यू, आणि हा प्लस चार्ज आहे, मग ह्याला काय करेल, हे अट्रॅक्ट, हे काय करेल रिपेल, कटाले ऍड व्हायला लागले. शक्यच नाही ना, मॅग्नीट्यूड बॅलन्स करून काय उपयोग आहे, नॅचरल मान्य करत नाही. बीच में तो रखना ही मत, बीच में अलाउड ही नहीं है। 9.6 आ रहा है क्या? का एक्स की वैल्यू ना, मतलब कोऑर्डिनेट कितना आया? 29.6, 20 के आगे 9.6 कोऑर्डिनेट आ गया उसका। मैं सॉल्विंग के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है, आप निगेटिव से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मानो उसको। तो इसका फोर्स आएगा सी क्यू इंटू 4/x², डेट मस्ट मैच विथ सी क्यू, 9 आ जाएगा इधर, और नीचे आ जाएगा 24 + x का होल स्क्वायर। ठीक है? अब ले लो आप लोग रूट बीट ले लो, टाइम पास करो, सब सी सी तो कट गया ना, सी क्यू तो नमस्ते हो गया। तो 2/x इक्वल टू 3/24 + x, एक्स सॉल्व करा किती आलं बघा, 48 आलं का? हो गया, मतलब कोऑर्डिनेट 68 हो गया. 20च्या पुढे 48 ना, म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट किती झाला, कोऑर्डिनेट 68 झाला, डिस्टेंस झाला 48 4 कॉलमच्या पुढे. अरे क्या मुश्किल है यार इसमें, जल्दी लिखो. यहाँ पे नोट क्या थी क्वेश्चन, मैंने इसलिए कराया कि आप बार बार सोचो नहीं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ सीधा. नल पॉइंट कहाँ मिलता है? स्मॉल चार्ज के पास मिलता है, बात खत्म है. अगर दोनों चार्जेस जो रखे हैं उनका साइन साइन सेम है, तो मिड पॉइंट पे मतलब इन बिटवीन मिलेगा. अगर साइन अपोजिट है तो बाहर कहीं मिलेगा, बट मिलेगा किसके पास? छोटे वाले के पास. लिखो नोट, null point is always around smaller magnitude charge. इतना ही कॉन्सेप्ट काफी है. null point is always near smaller magnitude वाला चार्ज. अगर लाइक चार्जेस हैं तो नल पॉइंट कहां मिलेगा? इन बिटवीन देम. अनलाइक है तो समवेयर आउटसाइड. कहा? समवेयर स्मॉलर वाले के पास. क्लैरिटी आ गई सबको? ये सब का आंसर आ गया क्या? 48 वाला देखो सब लोग, 48 आना चाहिए. अब ये क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ इमेजिनेशन करना है, नो कैलकुलेशन क्वेश्चन. प्लस क्यू प्लस क्यू
और ये ग्रे वाली लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माहिती का असलं काही? ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पे मैंने एक माइनस स्मॉल क्यू चार्ज रिलीज कर दिया है। क्या कर दिया है? रिलीज। प्रेडिक्ट द मोशन, प्रेडिक्ट द मोशन काय करल तू? सरळ खाली येईल आणि निघून जाईल, खाली पळून जाईल वापस। मिड पॉइंटला थांबल, मिड पॉइंटला थांबल, मिड पॉइंटला थांबल का नाही थांबल? मिड पॉइंटला नेट फोर्स 0 आहे ना, मग थांबायला पाहिजे ना, का नाही? मग प्रेडिक्ट करना, बताओ कौन हाथ ऊपर करके आंसर दो, हाथ ऊपर करो आंसर दो। फेंको यार, कुछ क्या होने वाला है? हाँ। हम्म। बस खत्म, सिंपल आहे, खालीवर विषय करल ती बघा। म्याव, 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 हे असं झालं। जब यहां तक आएगा तो नेट फोर्स 0 हो गया ना, बट वेलोसिटी आ गई। रुकेगा कैसे अचानक? फिर नीचे जाएगा, फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, फिर रुकेगा, फिर वापस आए, ऐसे ऐसे करता रहेगा। यही पढ़ना है आगे नेक्स्ट चैप्टर, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऐसे ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन मतलब टू एंड प्रो मोशन, टू एंड प्रो म्हणजे मागे पुढे, अराउंड द सेम पाथ इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का एक प्रकार होता है एसटीएम, वो सब आगे पढ़ेंगे। बट प्रेडिक्ट कर सकते हो ना ये वाला मोशन। अब बताओ, अगर ये प्लस चार्ज होता तो क्या करते? उडून जाईल चार्ज, सरळ जाईल का तिरपा जाईल? सरळ जाईल, सरळ सरळ जाईल, असं निघून कुठं जाईल? गायब। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। समझ में आया सबको? तो ये प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। अच्छा, एक और यहाँ पे सीन है, ये हटाओ इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पार्ट में। और प्रेडिक्शन वाला क्वेश्चन है, प्रेडिक्शन वाला देखो। सेंटर पे मैंने रखा है स्मॉल क्यू प्लस क्यू, रेस्ट पे है क्या? नल पॉइंट पे रखा है वो प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या फर्क पड़ता है? अरे सेंटर कैसे आया बराबर? क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है ना, तो बराबर सेंटर ही आएगा ना, और कहाँ आएगा? क्लियर है? सेंटर पे रखा है। इसको मैंने थोड़ा सा धक्का दे दिया राइट में, थोड़ा सा लात मार लेता उजवीकडे, काय होईल सांगा? विचार करा काय करल ती? हा इथून इथे गेला असा थोडा, ह्याचं रिपल्शन वाढल ना, म्हणजे इकडे वापस येईल, म्हणजे पुन्हा इकडे येईल, इथपर्यंत असंच डॅचू डॅचू करता रहेगा। इमेजिन हो रहा है? बट यही अगर निगेटिव चार्ज होता तो बताओ क्या होता? अगर धक्का मार दिया उसको निगेटिव ऐसे, इसको जाके मिल जाता हो तुरंत, है ना? तो ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछे जाते आपको, आज केलं तर काय होईल, तस केलं तर काय होईल, सगळं केलं तर काय होईल, सगळं सांगायचं। ठीक आहे? आता दुसरी गोष्ट, समजा इथून असं फेकल्याला प्रोजेक्टाइल मोशन, सेंटर वरून एका कुणाला फेकू, माइन प्लस क्यू चारला फेकतो, असं फेकलं तिरपं, वेलोसिटी भी एंगल 60, कुठं जाईल? ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी, जो फोर्स लगेंगे सिर्फ इनके कारण लगेंगे। रफली मोशन प्रेडिक्ट करना है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, वो तो नहीं बता पाएंगे हम लोग इक्वेशन की बिना, बट रफली प्रेडिक्ट करो, सरळ जाईल, वाकून जाईल, काय होईल? असं म्हणताय का? असं का? मला वाटतं असं जायला पाहिजे। हं? देखो, जब भी ये इस पॉइंट पे आएगा ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना, ये रिपल्सन बहुत ज्यादा लगने वाला है, और ये वाला थोड़ा लगने वाला है ना, तो ये ऐसे जाएगा कहीं तो ऐसे ऊपर। ठीक है? क्वाड्रेंट पूछते हैं आपको, कौन से क्वाड्रेंट में गायब होगा, ऐसे वैसे कर पाओगे ना? रफली बताना होता है। ये हो गया रफ एक्सपीरियंस के बारे में। अभी थोड़ा सा मैथ डालते हैं, कितना टाइम बचा है? किती पर्यंत लेक्चर आहे? 4:30 ना? किती वाजले? हाँ, 4:32 झाले का? ठीक है, इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन देता हूँ, एलिमेंट लेने वाला याद है क्या वो? एलिमेंट लेते हैं ना, एक्स दूरी पे जाके डी एक्स लो, वैसे टाइम पास। उसका एक क्वेश्चन दे के रखता हूँ, आप देखो, आपको आता है तो कर बता दूंगा मैं। अपने पास पॉइंट चार्ज नहीं है, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। आप पॉइंट चार्ज के भाड़ में, अब अपने पास चार्ज्ड रॉड है, काय आपल्याकडे? चार्ज्ड रॉड, युनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड आहे, त्याच्यावर असा फोर्स लावला, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी चार्जेस असा चार्ज, ये क्यू है और इसकी लेंथ है एल। समझ में आया सबको? और इसके बगल में यहाँ पे एल दूरी पे ही, सेम एल दूरी पे एक स्मॉल चार्ज रखा है, इसका भी वैल्यू पॉइंट चार्ज है, क्यू है। ये वाला कैसा चार्ज है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ये वाला कैसा है? पॉइंट चार्ज। तो मुझे बस ये पता लगाना है कि फोर्स इस पे कितना लगेगा, फोर्स ऑन क्यू कितना होगा। रिपल्सिव लगेगा ना? रिपल्सिव लगेगा, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे करना है बताओ? कुलम्स लॉ लावायचा असेल तर काय करावं लागतंय? 2 पॉइंट घ्यावं लागतात। पॉइंट कसा घ्यायचा? पॉइंट कसा घ्यायचा लागू सांगा? एलिमेंट लेना पड़ेगा, यहां से आ जाओ एक्स दूरी पे, और ये छोटू सा एलिमेंट ले लो dx, इसको तो पॉइंट चार्ज मान सकते हो ना? इनके बीच का फोर्स निकालो, वो df निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करो, वो टोटल एफ आ जाएगा। समझ में? लिमिट बताओ ध्यान से। पहले ये पॉइंट आएगा ना एल, और फिर 2l, करो।